नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया दिन, एक नई कक्षा। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश, पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे। तो आज पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे हम लोग। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हमारा परिवार हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनका कैसे देखभाल करना चाहिए। और हाँ बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण पर एक बहुत अच्छी सी रोचक गतिविधि भी करेंगे। तो चलिए ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, आप लोग जब आपके विद्यालय की छुट्टी होती है तो आप अपने ही घर क्यों जाते हैं? अपने पड़ोसी के घर क्यों नहीं जाते? या शाम को जब आप बाहर खेलने जाते हैं तब आप अपने ही घर क्यों जाते हैं? अपने पड़ोसी के घर या किसी और के घर क्यों नहीं जाते? सोचिए। हाँ, क्योंकि आपके घर में आपका परिवार रहता है। आपके मम्मी पापा, भैया दीदी, दादा दादी और आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, आपकी देखभाल करता है। और आपका परिवार आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सभी मनुष्यों का एक लक्ष्य होता है ना जीवन में कि हमें बड़े होकर के, जैसे आप भी सोचते होंगे कि आपको बड़े होकर कुछ ना कुछ तो बनना है। जैसे मुझे हमेशा से एक शिक्षिका बनना था और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी मुझे हमेशा प्रेरित करते थे, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के मेरी मदद करते थे, मेरा मार्गदर्शन करते थे। तो ऐसा कोई ना कोई आपके भी परिवार में ज़रूर होगा जो आपको आपके सपने पूरा करने के लिए प्रेरित करता होगा। सोचिए, ऐसा कौन है आपके परिवार में जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? ऐसा ही एक आपका दोस्त है, मयंक। उसकी माताजी उसकी प्रेरणा है, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं और जब भी वो उदास होता है उसका मनोबल बढ़ाती हैं। तो आप लोग मिलेंगे मयंक से? बोलिए, मिलेंगे? मयंक आपका दोस्त है। तो चलिए आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं, मयंक और उसकी माताजी की। ये देखिए, ये है मयंक, ये है मयंक और ये है उनकी माताजी। अब इनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। कहानी तो सबको अच्छी लगती है ना। तो चलिए मयंक और मयंक की माताजी से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि कैसे मयंक की माताजी मयंक को प्रेरित करती हैं। मयंक जो है बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत होशियार है, उसको किताबों से बहुत लगाव है, वो पढ़ने में बहुत तेज है। जब मयंक बहुत छोटा था तो पोलियो की वजह से उसका पैर खराब हो गया था। उसको चलने फिरने में थोड़ी सी परेशानी होती है। वो बैसाखियों के सहारे चलता है, आपने चित्र में देखा था ना। तो बच्चों, मयंक जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार था, उसको किताबों से बहुत लगाव था। मयंक ने जब कक्षा 5 पास किया तो उसका नाम एक नए विद्यालय में लिखाया गया। मयंक बहुत खुश था। वो सोच रहा था अब मुझे एक नए स्कूल में जानने को मिलेगा, वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। और जब वो नए विद्यालय में गया तो उसको चलने फिरने में थोड़ी सी परेशानी होती थी क्योंकि उसके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो वो दौड़ने वाला, खेलने वाला खेल नहीं खेल पाता था। तो कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और मयंक को थोड़ा सा बुरा भी लगा। उसने ये बात अपनी माताजी को बताई। उन्होंने मयंक को समझाया कि बेटा, आप सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करिए, सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और समय और परिस्थितियों के अनुसार सब आपके दोस्त बन जाएंगे। और हाँ, आपको तो किताबों से कितना प्यार है, आपकी सबसे अच्छी दोस्त तो आपकी किताबें हैं। आप खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मयंक को ये बात बहुत अच्छी लगी, उसने खूब मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दिया।
अब समय एक जैसा तो नहीं रहता ना बच्चों, समय धीरे 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 बदलता गया और वार्षिक परीक्षाएं हो गईं। और एक वो दिन भी आया जब परिणाम घोषित हुआ। मास्टर जी ने पूरी कक्षा में परिणाम घोषित किया और बताया कि मयंक तो पूरी कक्षा में प्रथम आया है। मयंक की मेहनत रंग लाई और मास्टर जी ने खूब शाबाशी की मयंक की, और सारे बच्चे जो उससे दोस्ती नहीं करना चाहते थे उसकी तरफ दौड़ के आए, उसको बधाई दी और सब उसके दोस्त बनना चाहते थे। मयंक बहुत खुश था, आज उसकी मेहनत का उसको फल मिला है। वो अपने घर आया, अपना परीक्षा फल लेकर के अपने घर आया, अपनी माता जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उनकी माताजी ने उसको गले लगा लिया और कहा कि देखा, आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी न कभी उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। तो आप लोगों को कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी होगी ना? और आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हम पढ़ाई करें, खेल खेलें या संगीत, जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो काम आप पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से करिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, वो बहुत प्रतिभावान होते हैं। हमें हमेशा उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और उनके अंदर जो भी गुण है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, मयंक और मयंक की माँ कितनी अच्छी थी। अब आप भी एक वादा करिए कि आपके विद्यालय में जो भी दिव्यांग दोस्त हैं आप उनसे दोस्ती करेंगे, करेंगे ना? और बच्चों, आपकी एक दोस्त आपकी किताब में भी है। तो चलिए आइए मिलते हैं अंजू के परिवार से। आपकी एक प्यारी सी दोस्त आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, अंजू। तो आप लोग कक्षा 5 हमारा परिवेश का दूसरा पाठ, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, खोलिए और उसका पहला भाग और देखिए अंजू के बारे में क्या बताया गया है। अंजू क्यों इतनी खुश है? तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए आप लोग। मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ये देखिए, आप जब पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो आपको ये चित्र दिखाई देगा। ये है अंजू का प्यारा सा परिवार। अब देखिए इसमें कौन कौन है। इसमें अंजू की माता जी, अंजू के पिताजी, अंजू, अंजू के भाई और अंजू की ये प्यारी सी नानी। तो आइए अंजू के परिवार के बारे में और जानें। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। ये अंजू कह रही है कि वो स्कूल से बहुत खुश होकर के लौट रही थी। पर्यावरण संरक्षण पे सबसे अच्छा लेख मेरा था। अरे वाह, अंजू ने बहुत अच्छा लेख लिखा, उसका सबसे अच्छा लेख था। घर पर दो लोगों को अपनी यह बात सबसे पहले बताना चाहती थी, एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। आपके परिवार में भी ऐसा कोई ना कोई सदस्य होगा जिसको आप अपनी सारी बातें बताते होंगे, और जब आप खुश होते होंगे तो सबसे पहले या तो अपने दादा दादी या अपनी माता जी किसी न किसी को बताने जाते होंगे ना। ये दोनों मेरी बातों में सबसे ज्यादा खुश होते थे। अब अंजू की नानी और अंजू के भैया हमेशा अंजू की बातें सुन करके बहुत खुश हो जाते थे। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती थी। अब आप सोचिए कि आपके दादा दादी भी आपके बारे में हमेशा बातें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और हाँ, ये जरूर होगा, वो भी आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। भैया ने मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो अंजू को किससे प्रेरणा मिलती है? अपने बड़े भाई से। और नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो बेटा जो घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है कि उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती हैं। अब भाई अंजू की नानी के घर में तो कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था,
तो उनके भैया ने कहा कि आपके यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं, तो आप हमारे साथ रहने आ जाइए। नानी की उम्र ज़्यादा है, वह ऊंचा सुनती हैं और उन्हें दिखता भी कम है। तो बच्चों, आप अपने परिवार में देखिए, अपने आसपास देखिए, जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चलने, देखने, सुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आप अपने दादा दादी को ही देखा होगा कि उनको थोड़ी सी जीवन जीने में दिक्कत होती है। ऐसा ही अंजू के नानी के साथ भी था। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं। अब क्यों जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं? क्योंकि उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए कि वो सारी खबरें समझ पाए तो थोड़ा तेज तेज पढ़ के सुनाते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने दादा दादी या नाना नानी के किन किन कामों में मदद करते हैं। सोचिए बच्चों। इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं। तो जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके पास जीवन का बहुत अनुभव होता है और वो तो कई कामों में माहिर होते हैं और हमें हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। वो बाटी चोखा बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या अच्छा बनाती हैं? बाटी चोखा। तो आपको भी अपने दादी या नानी के हाथ का स्वाद याद आ गया होगा ना कि वो कितने स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा है। माँ आज भी नानी से पकवानों के बारे में पूछती रहती हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो तो हमेशा हमारी सहायता करते हैं और हमेशा हमें अच्छी बातें बताते हैं, तो उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ना। नानी के साथ हम सब मजे से रहते हैं और घर परिवार में बड़े बूढ़े रहते हैं तो कितनी रौनक रहती है। आपको कितनी मजेदार कहानियां सुनाते हैं, आपके साथ खेलते हैं। उनके रहने से घर कितना अच्छा लगता है ना बच्चों। चर्चा करिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उनको क्या क्या तकलीफ होती है। अब ये आपको सोचना है और जानना है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या क्या तकलीफ होती है। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। ये किसके भैया हैं? हाँ, ये अंजू के भैया हैं जो संगीत सिखाते हैं। गाना सबको अच्छा लगता है ना, आप सबको पसंद है। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अब जो गुणी लोग होते हैं, उनके पास कोई प्रतिभा होती है तो समाज में उनकी इज्जत अपने आप ही बढ़ जाती है। तो आपको भी कोई न कोई अच्छा गुण अपने अंदर विकसित करना है ना बच्चों। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। भैया को दिखता नहीं है। अब सोचिए कि जो अंजू के भैया हैं उनको आंखों में कोई परेशानी है, वो दृष्टिहीन है और उनको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी वो कितने प्रतिभावान है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं। वो सबको संगीत सिखाते हैं और सबके लिए समाज में प्रेरणा है। फिर भी वो अपना काम खुद करते हैं। अब सोचिए उनको आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम खुद करते हैं। जब कभी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं। तो बच्चों, जो दिव्यांग जन होते हैं, जिनको कोई समस्या होती है शारीरिक, उनको थोड़ी सी जीवन में परेशानी होती है, तो ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको उनकी हमेशा सहायता करें, उनकी मदद करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। भैया को पढ़ने का बहुत शौक है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा है। अब किशन को संगीत में रुचि थी तो उन्होंने शहर जाकर के संगीत को सीखा। अब गांव में रहकर बच्चों को संगीत सिखाते हैं। अब उन्होंने शहर से संगीत सीख लिया। अब गांव में जो बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं वो बड़े मनोयोग और प्यार से उन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। तो सोचिए कि वो कितने लोगों के लिए प्रेरणा है और समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में भी भैया ने सहयोग दिया था। अब आपको 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। उस दिन विद्यालय में कितना अच्छा सा कार्यक्रम कराया जाता है। तो उस कार्यक्रम को
बनाने में भी किशन ने बहुत मदद की थी अंजू के भैया ने। जब भी वह घर से बाहर जाते हैं तब एक छड़ी लेकर जाते हैं। तो आपने कभी देखा है कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो अब उनको स्पष्ट तो नहीं दिखता, तो अपनी सहायता के लिए एक छड़ी लेकर के जाते हैं। वैसा ही किशन भी अपने साथ हमेशा एक छड़ी रखते हैं। चर्चा करिए, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। अब आप बताइए कि उनकी आप कैसे सहायता कर सकते हैं जिनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। सोचिए सोचिए। हाँ, अगर उनको वो सड़क पार कर रहे हैं तो आप उनकी सहायता कर लीजिए। आप उनके दैनिक जीवन में जो उनके काम है उसमें उनकी सहायता कर लीजिए। और उनको, अगर वो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके हिसाब से अपने जो खेल हैं आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक अलग तरह का विद्यालय ही होता है जो ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तो आप इसके बारे में भी उनको बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे विद्यालय होते हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप उसकी मदद कैसे करते हैं? तो आप जानिए कि आपके परिवार में ऐसा कौन है और आप उसकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के भाग में हम लोगों ने अंजू और मयंक के परिवार से मिले। अब आइए हम कुछ मिलकर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया और हम अंजू के परिवार और किशन से मिले और मयंक की कहानी भी सुनी। अब इन प्रश्नों को हम मिलकर के हल करते हैं। तो अब बताइए, पहला प्रश्न है, अंजू के परिवार में कौन कौन है? सोचिए सोचिए, अंजू के परिवार में कौन कौन है? हाँ, बिल्कुल सही। अंजू के परिवार में उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके बड़े भाई किशन और अब तो उनकी नानी भी आके रहने लगी। तो अब उनका संयुक्त परिवार है। प्रश्न नंबर 2, किशन व अंजू की नानी क्या अच्छा बनाती हैं? वो तो तुरंत याद आ गया होगा आप लोगों को। किशन और अंजू की नानी बाटी चोखा बहुत अच्छा बनाती है ना। हमें बड़े व बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जीवन में कुछ परेशानी होती है। उनको चलने, देखने, सुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उनकी समय समय पे तबीयत भी खराब रहती है। तो हमें उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए और खूब ढेर सारी बातें करनी चाहिए। उनकी बातों का मान रखना चाहिए और कोई समस्या हो तो उसको मिल करके हल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप उनके साथ ढेर सारी बातें करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये जो खाली स्थान है इसमें आपको समुचित शब्द चुन करके भरने हैं। तो चलिए देखते हैं। अंजू को से प्रेरणा मिलती है। अब सोचिए, अंजू को किससे प्रेरणा मिलती है? सोचिए सोचिए, अंजू की प्रेरणा कौन है? हाँ, अंजू की प्रेरणा भैया है। अंजू को अपने भैया से प्रेरणा मिलती है, किशन से। अब रोज सुबह पापा नानी को पढ़कर सुनाते हैं। क्या पढ़कर सुनाते हैं? क्या पढ़कर सुनाते हैं? जिससे समाचार, अखबार, उनको समाचार सारी जानकारी मिल जाए इसलिए वो अखबार पढ़ के सुनाते हैं ना। अब वो थोड़ा तेज सुनती हैं, ऊंचा सुनती हैं, तो वो तेज तेज पढ़ते हैं। किशन सिखाते हैं। अब किशन गांव के बच्चों को क्या सिखाते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। वो शहर से संगीत सीख के आए हैं और गांव में बच्चों को संगीत सिखाते हैं। मिलान करें। अब देखिए, कुछ वाक्य इधर लिखे हैं और कुछ इधर लिखे हैं। अब इसमें से जिससे मिल जाए वाक्य उसको आप मिलाइए और पूरा एक वाक्य बन जाए। तो चलिए, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब क्या होता है? खुद करते हैं, उन्हें चलने फिरने, देखने में और सुनने में परेशानी होती है। या बाटी चोखा, तो जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? दूसरा, उन्हें चलने
देखने सुनने में परेशानी होती है, तो ये इससे मिल जाएगा। उसके बाद नानी बहुत अच्छा, नानी बहुत अच्छा क्या बनाती हैं? बाटी चोखा बनाती हैं। तो नानी बहुत अच्छा बाटी चोखा बनाती हैं। उसके बाद भैया अपने काम, भैया अपने काम कैसे करते हैं? वो तो किसी की मदद नहीं लेते, तो भैया अपने काम खुद करते हैं। तो आप इसको मिलान करके पूरा वाक्य बना लीजिए। अब बच्चों हम लोग पाठ का पहला भाग भी पढ़ लिए और अंजू और मयंक के परिवार से भी मिल लिए। अब आइए जानते हैं कि हमने और आपने क्या सीखा आज की कक्षा में। तो हमने सीखा हमारा परिवार हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बच्चों, हमारा परिवार हमसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है वो हमारा परिवार चाहता है कि हम पूरा करें, हम बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। तो हमारा परिवार हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। घर के बड़े जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, ये आपको खुद अनुभव होता होगा कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। वो आपके साथ खेलते हैं, आपको कहानियाँ सुनाते हैं, और जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वही दुखी होते हैं, वो देखभाल करते हैं आपकी। तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप उनकी देखभाल करें और उनको जो भी समस्या है उसमें उनकी मदद करें, रोज के कामों में उनकी सहायता करें। करेंगे ना? अब आगे बढ़ते हैं। बुजुर्ग लोगों के पास जीवन का अनुभव होता है, वो हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। तो आपने देखा कि मयंक की माँ कैसे मयंक की प्रेरणा बनी, और अंजू के भैया और अंजू की नानी कैसे उसको प्रेरित करते हैं, और अंजू की जो माता जी हैं वो अभी भी अपनी मम्मी से बहुत चीज़ें बनाने के लिए सीखती हैं। तो उनके पास कितना अनुभव होता है। तो आप भी उनके साथ समय बिताइए और खूब अच्छी बातें उनसे सीखिए। सीखेंगे ना? बूढ़े लोगों को सुनने, देखने, चलने में परेशानी होती है। तो जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चलने, देखने, सुनने में और परेशानी होती है। ये आपके परिवार में भी, आपके पास पड़ोस में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये समस्याएं रहती हैं। तो आप जितनी भी उनकी मदद कर पाएँ, जितने भी आप मदद कर सकते हैं उनकी, उतनी सहायता करने का प्रयास करिए। ये बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनके पास आपको बताने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ होता है, आपको बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। तो आप इनके साथ समय बिताइए और जीवन में खूब आगे बढ़िए। हमें हमेशा उनकी सहायता और सम्मान करना चाहिए। तो जो बड़े और बूढ़े लोग हैं हमेशा उनकी सहायता और सम्मान करना चाहिए। वो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आइए हम और आप मिलकर एक रोचक गतिविधि करते हैं। अच्छा ये बताइए, अंजू ने किस विषय पर लेख लिखा था और उसको प्रथम स्थान मिला था? हाँ, पर्यावरण संरक्षण पे। तो हम लोग आज एक प्यारा सा पर्यावरण संरक्षण पे चार्ट बनाएंगे। अच्छा बच्चों, ये बताइए पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। हाँ, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो अनोखा ग्रह है, केवल यहीं पे जीवन पाया जाता है, लेकिन हम मनुष्यों ने इसको प्रदूषित कर दिया है, इसको पूरी तरह से नष्ट करने की कगार पे हैं। इसी वजह से बहुत सी महामारियां जन्म ले रही हैं। तो आज हम ये चार्ट बनाएंगे और जानेंगे कि आप बच्चे कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आप बच्चे भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप इस तरह से एक प्यारा सा चार्ट बनाइए और जानिए कि कैसे आप अपनी इस प्यारी सुंदर सी धरती को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये हरे भरे पेड़ लगाइए। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं।
आप सोचिए, क्या पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव है? हम तो जीवित ही नहीं रह सकते अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आप एक नया पेड़ लगाइए और पेड़ लगाकर उसको सुरक्षित रखिए, उसको नष्ट होने से बचाइए। और यदि कोई हरा भरा पेड़ काट रहा हो तो उसको रोकिए और मेरे साथ बोलिए, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पृथ्वी पे हरियाली लाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पृथ्वी पर हरियाली लाएं। पानी बचाएं। बच्चों, लगभग पृथ्वी पे 71% लगभग 71% जल है, लेकिन पीने योग्य पानी तो बहुत कम है और हम लोग भी उसको दूषित करते जा रहे हैं। तो आप बच्चे पानी कैसे बचा सकते हैं? आपको जितनी प्यास हो उतना ही आप पानी लेंगे पीने के लिए, और नल खुला करके ब्रश या कुल्ला नहीं करेंगे। और अगर आपके गांव में कोई जानवरों को नदी या तालाब में नहला रहा है तो उसको मना करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। जानवर हमारे कितने अच्छे दोस्त होते हैं, ये बेजुबान होते हैं और पृथ्वी पे इनको भी रहने का अधिकार है ना, तो इनको हम लोग कहीं भी नुकसान ना पहुंचाएं। वायु प्रदूषण ना फैलाएं। आजकल हमारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है, तो आप बच्चे इसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी जैसे कोई त्योहार से दिवाली आती है, हम लोग बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ देते हैं और हमारा वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो आप बच्चे इतना तो कर सकते हैं ना कि खुशहाल दिवाली मनाएं और पटाखे न जलाएं। अगर आपको कम दूरी पे जाना है तो आपको आप पैदल चले जाइए या साइकिल से चले जाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अब आइए हम लोग एक प्यारी सी कविता गाते हैं जिसका शीर्षक है प्यारे दादा दादी नाना नानी। दादा दादी नाना नानी हमसे करते कितना प्यार। दादा दादी नाना नानी हमसे करते कितना प्यार। संग खेलते सुनाते कहानी देते हमको खुशियों का संसार। संग खेलते सुनाते कहानी देते हमको खुशियों का संसार। बूढ़े और बुजुर्गों को होती जीवन में कुछ परेशानी। बूढ़े और बुजुर्गों को होती जीवन में परेशानी। चलने सुनने देखने में थोड़ी होती है कठिनाई। हम उनका खूब ध्यान रखें। हम उनका खूब ध्यान रखें, उनकी बातों का मान रखें। हम उनका खूब ध्यान रखें, उनकी बातों का मान रखें। खूब करें हम सेवा उनकी, उनका हमें आशीर्वाद मिले। तो बच्चों, ये देखिए आपका गृह कार्य आ गया। आपको इस तरह अपने दादा दादी का चित्र बनाना है और आपको ये सारी चीजें लिखनी है कि आपको दादा दादी के साथ समय बिताना कैसा लगता है, आप किन किन कार्यों में उनकी सहायता करते हैं, आपके घर में उनकी देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और आपने दादा दादी जी से क्या क्या सीखा है। आपकी दादी जी आपको कौन सी कहानियां सुनाती हैं, तो ये आपका गृह कार्य है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आज की कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। आप आसपास सफाई रखिए, अपने